डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सभी वीडियो को आप लाइक करें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो बनते के साथ ही नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आज इस वीडियो में मैं आपको पदार्थों की चुंबकीय व्यवहार के आधार पर उनका वर्गीकरण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ ये क्या हैं ये बताऊंगा। इनमें चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण क्या है ये समझाऊंगा और इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इन पर क्या प्रभाव होता है ये आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम चुंबकीय पदार्थों को समझने के लिए जो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है वो समझना होता है, क्योंकि उसी आधार पर हम चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करते हैं, उन्हें समझाते हैं। तो सबसे पहले जो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है वो आप समझ लीजिए। आप जानते हैं कि जो परमाणु है उसका जो बीच का भाग है ये जो नाभिक कहलाता है और ये धनावेशित होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है जो इस कक्षा में चक्कर काट रहा है, इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये भी इसी कक्षा में चक्कर काट रहा है। आप जानते हैं जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है इसे बोलते हैं हम कक्षीय परिक्रमण। आप जानते हैं कि परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारालूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिस कारण से परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये हम पहले आपको समझा चुके हैं कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ये पहले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ भी अगर कोई परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। और दूसरे आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमता है। जैसा पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है, जिसे हम बोलते हैं चक्रण करना। यानी ये चक्कर काटते हुए, चक्रण करते हुए इस प्रकार से ये नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो जो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है वो परिक्रमण के कारण और इस चक्रण दोनों के कारण होता है। लेकिन इस का जो अधिकांश भाग है चुंबकीय आघूर्ण का परमाणु के, वो चक्रण के कारण होता है। ये जो चक्रण करता है परमाणु इसके कारण होता है। जो कक्षीय परिक्रमण है इसके कारण बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से ये है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, जिसमें जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। उस परिक्रमण के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एक धारालूप की भांति कार्य करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। और परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है या चक्रण करता है। चक्रण के कारण भी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इन दोनों चुंबकीय आघूर्णों के कारण परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण होता है, अर्थात परमाणु एक पूर्ण चुंबक होता है। तो ये था चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। इसी के आधार पर हम जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी व्याख्या करेंगे। इसके बाद मैं आपको पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर
जो उनका वर्गीकरण है वो बताऊंगा। फैराडे ने सभी पदार्थों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इनमें से सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से बहुत कम चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अगर हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकित हो जाते हैं, लेकिन इनके चुंबकन की जो दिशा है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है और ये मामूली से चुंबकित होते हैं, बहुत कम चुंबकित होते हैं। उनका जो एक गुण है इस गुण को बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे जस्ता है, जैडन, जिंक, तांबा है, कॉपर, चांदी, पारा जो Hg है, बिस्मथ है, Bi, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। इसके बाद है दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। यानी इनके जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, जो इनमें उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र इन पदार्थों में, वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में उत्पन्न होता है। यानी जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है इन पदार्थों में भी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाते हैं तो ये मामूली से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ और उनके इस गुण को कहते हैं अनुचुंबकत्व। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जो तरल ऑक्सीजन होती है और एल्युमिनियम, ये सब पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। इनकी जो व्याख्या है परमाणुीय मॉडल के आधार पर वो मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा कि इनमें ये गुण कैसे होता है, उसका कारण क्या है और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इन पर क्या प्रभाव होता है, वो इसके बाद में आपको भली भांति समझाऊंगा। तीसरे प्रकार के पदार्थ हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, यानी उनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और अगर किसी चुंबक के सिरों के समीप इनको लाते हैं तो ये बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित होते हैं। इन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और उनके इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। ये है तीसरा नंबर है इसका लोह चुंबकत्व।
फॉर एग्ज़ाम्पल लोहा है, आप जानते हैं लोहा चुंबक की ओर तेज़ी के साथ आकर्षित होता है। निकिल है, कोबाल्ट है, जो चुंबक में हमने शुरू में बताया था आपको Fe3O4 मैग्नेटाइट। प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण। प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु या अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, यानी 2, 4, 6 होती है, और इनमें जो है दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के युग्म पेयर यानी जोड़ा बना लेते हैं। प्रत्येक युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत दिशा में होता है। अतः युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। आप इसे समझ लीजिए, मान लिया ये कोई परमाणु है और उसके जो कोश हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जो परमाणु हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सम होती है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो ये सम संख्या हुई। तो इनमें क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के युग्म यानी जोड़ा बना लेते हैं। ऐसे ही ये जोड़ा है, इनके जो चक्रण हैं वो परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं प्रत्येक युग्म के। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि इसका चक्रण इस दिशा में है, यानी ये अपनी धुरी पर कीली पर इस दिशा में घूम रहा है, तो इससे जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन है इस जोड़े का, वो इसके विपरीत इस दिशा में चक्रण करेगा। तो इन दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे से निरस्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार अगर ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चक्रण कर रहा है, जो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में चक्रण कर रहा है, तो जो दूसरा इस जोड़े का इलेक्ट्रॉन है वो इसके विपरीत दिशा में चक्रण करता है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे से निरस्त हो जाता है। तो इस परमाणु का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। अब अगर हम इस पदार्थ को, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने रख दिया है तो ये मान लिया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। सपोज किसी शक्तिशाली चुंबक के पास आपने इसको रख दिया, तो क्या होता है, जो इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन हैं जोड़े के, इनकी गतियां परिवर्तित हो जाती हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन धीमा हो जाता है और एक त्वरित यानी कुछ तेज हो जाता है। इस कारण से इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो परस्पर निरस्त नहीं होता, कैंसिल नहीं होता है। इसका भी कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा इस जोड़े का, और इसी प्रकार से इसका भी कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, और कुल मिलाकर के ये जो परमाणु है इसका कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा। और वो जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। यानी अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है जो मैंने दर्शाया हुआ है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होगा वो इसके विपरीत दिशा में होगा।
मान लिया ये बी डैश है, तो ये बी डैश की जो दिशा है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, अगर उनका ताप बदल दिया जाए तो उनके प्रतिचुंबकत्व के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उनका जो प्रतिचुंबकत्व का गुण है वो पहले जैसा ही बना रहता है। जब हमने आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बताए तो हमने आपको बताया था कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। तो उसका कारण आपको मैंने बता दिया है। और जब हम इनको शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के पास लाते हैं तो ये बहुत मामूली से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद है अणु चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण। अणुचुंबकत्व का जो गुण है वो ऐसे पदार्थों में होता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम नहीं होती है और इनमें ऐसे कुछ आधिक्य एक्सेस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके चक्रण एक ही दिशा में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु हैं उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और वो एक छोटे नन्हे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं जिन्हें हम परमाणुीय चुंबक कहते हैं। लेकिन ये जो परमाणुीय चुंबक हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस प्रकार अव्यवस्थित रूप से पड़े रहते हैं कि किसी भी दिशा में पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। अब आप समझ लीजिए ये नाभिक है परमाणु का, तो इसमें मैंने आपको बताया है कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की भांति जोड़ा बना लेते हैं और उनके जो चुंबकीय आघूर्ण हैं वो परस्पर निरस्त हो जाते हैं। मान लिया ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने जोड़ा बना हुआ है, तो इनके जो चक्रण हैं वो आपको मैंने बताया है विपरीत दिशा में होते हैं। तो इस जोड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो परस्पर निरस्त हो जाता है। परंतु अणुचुंबकीय पदार्थों में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम आधिक्य इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिनके चक्रण एक ही दिशा में होते हैं। इस प्रकार से तो जब एक ही दिशा में इनके चक्रण हैं तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो ये परमाणु है उसका कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, अर्थात जो परमाणु है वो नन्हे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे हम बोलते हैं परमाणुीय चुंबक। अब ये जो परमाणुीय चुंबक है इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये तो तुल्य धारालूप है, क्योंकि चक्रण करता हुआ या परिक्रमण करता हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन धारालूप की भांति कार्य करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। तो उसके लिए तो ये चिन्ह है वृत्त का, और ये दंड चुंबक की भांति ये व्यवहार करता है, उसके लिए ये चिन्ह है तीर का। जो चिन्ह है तीर की नोक चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को या उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब किसी भी परमाणु में
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या स्थिति होती है। एक परमाणु का जो परमाणुीय चुंबक है ये हमने इससे प्रदर्शित कर दिया है। इसी प्रकार अन्य जो परमाणु है उसका ये परमाणुीय चुंबक है। इसी प्रकार से जितने भी परमाणुीय चुंबक हैं वो उसमें अस्त व्यस्त रूप से पड़े रहते हैं। इस प्रकार से यानी इनके चुंबकीय आघूर्णों की दिशा भिन्न भिन्न होती है। और अगर हम किसी भी दिशा में इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण देखते हैं इन सब का मिला करके तो ये शून्य होता है, अर्थात ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। क्यों, आप देख रहे हैं जैसे कि ये है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इसके विपरीत है, तो ये निरस्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा आप नीचे की ओर देख रहे हैं, यहाँ ये इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर है, तो ये परस्पर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये उस स्थिति में है जबकि हम इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं। अब अगर हम इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो स्थिति ये होती है। मान लिया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है B। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है किसी शक्तिशाली चुंबक के पास आपने इसको रख दिया तो क्या होगा, ये जो परमाणुीय चुंबक हैं ये घूम करके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। आप जानते हैं अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलाघूर्ण कार्य करता है और उस बलाघूर्ण के प्रभाव से उस द्विध्रुव की जो अक्ष है वो घूम करके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, इन सब की अक्ष जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पदार्थ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाएगा, मामूली सा चुंबकित होगा। अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित करें B' से तो ये जो B' है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा, यानी तो ये जो B' है इसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही होगी, उसी दिशा में ये होगी। लेकिन ये जो B' का मान है वो बहुत कम होगा। अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं या पदार्थ का ताप घटाते हैं तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनका जो चुंबकन का गुण है वो बढ़ जाता है दोनों स्थितियों में। लोह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इन पर प्रभाव। जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं वो लगभग वैसे ही होते हैं जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ, केवल तीव्रता का अंतर होता है। जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु हैं वो चुंबक होते हैं, इसी प्रकार से लोह चुंबकीय पदार्थों के जो परमाणु हैं वो चुंबक होते हैं जिनका स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उनके परमाणुओं के अंदर कुछ ऐसी अन्योन्य यानी पारस्परिक जटिल क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। और प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 बहुत ज़्यादा होते हैं, 10⁻17 से 10⁻21 यानी एक के सामने 17 जीरो और यहाँ 21 जीरो, इतने ज़्यादा
परमाणु एक डोमेन में होते हैं। इन सब की जो अक्ष हैं 10⁻17 और 10⁻21 परमाणु, इतने तक ये परमाणु होते हैं। इन सब की जो चुंबकीय अक्ष है वो एक ही दिशा में संरेखित होती है, परंतु जो पड़ोसी डोमेन है उससे भिन्न दिशा में होती है। ये भी आप समझ लेंगे। ये आप यहाँ मैं एक जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसका फिगर बना रहा हूँ। इसमें मैंने यहाँ 4 डोमेन दर्शाई हैं। एक डोमेन तो ये है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति ही इनके परमाणु भी चुंबक ही हैं। एक डोमेन तो ये है जिसमें मैंने बताया 10⁻17 से 10⁻21 तक परमाणु हो सकते हैं। दूसरा डोमेन ये है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो इनकी अक्ष हैं वो भिन्न दिशाओं में है। ये तो बिना किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के, जब तक कि हम इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं, तो तब तक क्या स्थिति होती है, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, एक ये है, ये 4 डोमेन है। आप देख रहे हैं ये जो डोमेन है इसकी जो चुंबकीय अक्ष हैं इसके परमाणुओं की वो इस दिशा में है, परंतु पड़ोसी जो डोमेन है उससे भिन्न दिशा है। ऐसे ही इसकी जो अक्ष है वो इस दिशा में है, लेकिन ये भी पड़ोसी डोमेन से भिन्न दिशा में है। अर्थात जो प्रत्येक डोमेन है वो एक पूर्ण चुंबक होता है, तीव्र चुंबक होता है। ये भी तीव्र चुंबक है, ये भी तीव्र चुंबक है, ये भी तीव्र चुंबक है, यानी शक्तिशाली चुंबक है। लेकिन क्या होता है, जब तक हम इसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो ये जो डोमेन हैं ये अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं और इनकी जो प्रत्येक डोमेन की जो चुंबकीय अक्ष है वो विभिन्न दिशाओं में संरेखित होती है, यानी इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है प्रत्येक डोमेन का वो अलग अलग दिशाओं में होता है। परंतु सामान्यतः ये जो डोमेन है वो इस प्रकार बिखरी हुई रहती हैं जब तक कि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं कि किसी भी दिशा में पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। आप देख रहे हैं जैसे ये है, ये डोमेन इसके प्रभाव को निरस्त कर रही है, इसी प्रकार से ये डोमेन इसके प्रभाव को निरस्त कर रही है। तो इस प्रकार से जो जितने भी डोमेन हैं वो परस्पर एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। यहाँ दिशाएं विपरीत आप देख रहे हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका किसी भी दिशा में नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसी कारण से जो लोहे का प्रत्येक टुकड़ा है वो चुंबक नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर डोमेन इसी स्थिति में पड़े रहते हैं, वो एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अब अगर हम इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस पर क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है लोह चुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकत्व का जो गुण है। अब 2 स्थितियां हैं इसमें। इनको जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो पदार्थ है उसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण अर्थात चुंबकन 2 प्रकार से बढ़ सकता है। क्या है, फर्स्ट तो है जो डोमेन है, डोमेन की परिसीमाओं के
विस्थापन द्वारा। अगर हमने ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ये वाला ही ऊपर वाला, मान लिया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है बी, शक्तिशाली चुंबक के पास रख दिया, तो क्या होता है, इसमें इस प्रकार से जो डोमेन है उनकी जो परिसीमाएं हैं, बाउंड्री हैं, वो विस्थापित हो जाती हैं। जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है वो आकार में बढ़ जाते हैं और अन्य जो डोमेन है वो आकार में छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार से ये स्थिति होती है, ये आकार में बढ़ जाते हैं और आप देख रहे हैं ये आकार में छोटे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि अब इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है इस दिशा में निरस्त नहीं हो पाता है, अर्थात ये जो पदार्थ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। इसी दिशा में जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। अब दूसरा है डोमेनों के घूर्णन द्वारा। जैसे ही हम इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जो शक्तिशाली बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखते हैं, तो क्या होता है कि जो डोमेन है वो घूमना प्रारंभ कर देते हैं और घूमने के बाद जो डोमेन की स्थिति है वो इस प्रकार से हो जाती है। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मान लिया इस दिशा में है, तो ये सारे के सारे जो डोमेन है वो घूम करके इसी दिशा में संरेखित हो जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाते हैं घूम करके। पहले इनकी जो दिशाएं थी वो अलग अलग थी, अब ये घूम करके घूर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं और घूम करके इनकी जो अक्षें हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाती है। इस प्रकार से ये जो पदार्थ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकीय आघूर्ण ग्रहण कर लेता है अधिक मात्रा में। इसमें क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर कम है तो जो चुंबकन का गुण इसमें आता है लोह चुंबकीय पदार्थों में, वो डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा होता है। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम है और अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है तो जो चुंबकन है वो डोमेनों के घूर्णन के द्वारा होता है। तो आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले करके। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, उनके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं और इसी प्रकार से ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। फिर इसके बाद लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। ये चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है, ये चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है जो मैंने आपको समझाया है। और इस चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर अब इन तीनों की व्याख्या, प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और इसकी व्याख्या ये है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव प्रतिचुंबकत्व में, इसी प्रकार से अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। लोह चुंबकीय पदार्थ उत्पत्ति का कारण और
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा है, जो चुंबकीय क्षेत्र इनमें बढ़ता है, और डोमेनों के घूर्णन के द्वारा। जी, धन्यवाद।